नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ ना, ये हमें भेजे हैं। इनका नाम है संजीव। संजीव छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इनके ये साथ में जो कहानी बनी थी ना, साल था 2009 का। संजीव जो थे युवा थे और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी थे, 10वीं तक किए हुए थे और ड्राइवरी का काम करते थे, कार वार चलाने का काम करते थे। लेकिन शहर में नहीं, अपने ही गांव के आसपास के कस्बों में एक सेठ किया। संजीव कुमार के जरा बड़ा परिवार नहीं था। इनके जो पापा थे, 2 भाई थे, यानी चाचा और इनके पापा, मम्मी और चाची, और इनके जो बाल बच्चे थे, बाल बच्चे में संजीव थे, इनकी बहन भी थी और चाचा का भी बाल बच्चे थे। यही सब इतना तो लोग थे उस घर में। जिंदगी मजे से चल रही थी, खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी हो रहा था और खेती बाड़ी का जिम्मा जो था ना, संजीव का पिता ही सब संभालते थे। और उनके जो चाचा थे ना, कुछ अलग मजदूरी करते थे। वो जो करते थे उससे रोज का खर्चा वर्चा चलता था, लेकिन असली जमा पूंजी थी खेती बाड़ी की। बहुत मेहनती थे संजीव के पिता और उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद से वो घर बिखर सा जाता है। उनके चाचा इतने होशियार नहीं थे जितना संजीव के पिता थे। ना तो खेती बाड़ी संभाल पाते हैं और जो मेहनत मजदूरी करते थे उसमें कभी काम मिलता भी था, कभी नहीं मिलता था। मतलब वो घर जो था ना, बिखर गया था। संजीव जवान हो चुके थे और इसके बाद अपना ड्राइवरी का काम सीख लिया था। इसी से अब घर बार उनका, चाचा का, उनका चल रहा था। उनकी बूढ़ी माँ भी थी। बहन की शादी तो पिता अब करके गए हुए थे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन संजीव की टेंशन थी अपने परिवार का। चाचा इतने अब पढ़े लिखे भी नहीं थे और दिमाग के थोड़ा सीधे टाइप के थे। उनको हर बात समझाने में वक्त लगता था। मेहनत मजदूरी भी करने जाते थे तो वहाँ भी उनके साथ में परेशानी आ जाती थी। कई बार तो ठेकेदार उनको लौटा भी देता था। अब एक इकलौता इंसान थे संजीव, जिनकी मेहनत के बलबूते पर वो घर चल रहा था। लेकिन जिस सेठ के पास में काम करते थे ना, बहुत कम पैसा देता था। अब संजीव जो थे ना, वो चाह रहे थे कि भाई ऐसे तो हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं। अभी हमारा घर बनाना है, रिपेयर कराना है, नया की तो सोचना भी नहीं था। इसके बाद मेरी भी शादी करनी है, चाचा के भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी बेटी है, तो उसका भी हाथ पीले करने पड़ेंगे। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से, कैसे मैं कर पाऊँगा। ज़मीन जायदाद जो था उससे तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें खेती बाड़ी अब ना तो संजीव कर सकते थे और ना उनके चाचा करते थे, क्योंकि ज़मीन बटाए पर लिया हुआ था। अब पिता का मरने के बाद जो मालिक था वो ज़मीन को वापस ले लिया था। तब एक तरह से ज़मीन का तो बात ही भूल जाना था। सारा जिम्मेवारी, जो बड़ा बोझ था, संजीव कुमार के ऊपर आ चुका था। और फिर अपने हाथ पैर संजीव मारने लगे कि कोई ऐसा कोई काम मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाए। लेकिन उस शहर में, उस कस्बे में तो मिलती नहीं। तब अपने दोस्तों के साथ में वो बात करने लगे जो आसपास के शहर में रहते थे। उनमें से एक दोस्त उनको वादा करता है कि चल संजीव, तेरे लिए मैं काम कोई ढूंढता हूँ शहर में। मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी परेशान रहता है। जब संजीव अपनी समस्या बताते हैं तो मोबाइल नंबर तो था ही। आज संजीव मोबाइल नंबर उसका ले लिए थे और इसके बाद में गाहे बगाहे उससे बात होती रहती थी। अब हर बात जब बात होती तो यही बात करते थे कि भाई तूने मेरे लिए कुछ काम देखा कि नहीं देखा, कोई बढ़िया सा काम, ड्राइवरी का काम। इसमें भी 5-6 महीना निकल चुका था। इतना आसान नहीं था जितना संजीव कुमार ने सोचा था। 5-6 महीने के बाद में अब उनका जो साथी शहर में रहता था, उसने फ़ोन किया कि संजीव कुमार, एक जगह मुझे बात बनी हुई है, ड्राइवरी का है, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, बस समझ ले कि बस एक छोटा सा घर है और उसके बाद अब छोटा सा ही परिवार है और उसकी गाड़ी चलानी है। रहने खाने का सब कुछ का व्यवस्था उसी घर में होगा। जल्दी से आ जाना तो नौकरी भी हाथ से निकल जाएगी। संजीव कुमार तो जॉब कर रहे थे, इतना आसान भी नहीं था इतने शॉर्ट नोटिस में निकलना। वो जो उनका सेठ था वो जानने भी नहीं देता। अगर वो जान लेता कि संजीव कुमार नौकरी छोड़ के जा रहे हैं
तो कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लगाता। लेकिन संजीव कुमार पढ़े लिखे थे, दिमाग लगाए और कहने लगे कि कोई मेरे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया शहर में, मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूँ और हम जल्दी आ जाएंगे। सेठ मान भी जाता है, कुछ पैसे भी दे देता है कि चलो जाओ, ठीक है भाई, ऐसे में तो पहुँचना ही पड़ेगा। अब इसके बाद अपने परिवार में माता पिता चाचा चाची सबको बता देते हैं। कहते हैं कि ये बात बाहर तक नहीं जाना चाहिए, कहीं सेठ के कानों में पड़ जाए फिर मुश्किल हो जाएगा। क्या पता लगा कि वहाँ जाने के बाद में काम मिले या ना मिले, लौट कर तो फिर यहीं पर आना है। अब हमारा शहर में तो कोई बेस है नहीं, एक दोस्त को जानता हूँ और उसी के बदौलत मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। कोई ऊँच नीच हो गई तो मुझे तो गाँव ही लौटना पड़ेगा, फिर नौकरी की मारामारी रहेगी, फिर सीट रख नहीं पाएगा। अपने परिवार वालों को अच्छी तरह समझा करके तब वो निकलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में अब पहली बार बड़े शहर में गए थे तो अच्छा भी लगा, चकाचौंध धुन की कि ये तो शहर है भाई, ये तो माया नगरी है। हर तरफ देख करके खुश हो जाते हैं, मन में सपने बहुत आते हैं। चलो अब मैं अमीर बन जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा, अब तो शहर में पहुंच गया हूं। जैसे सुने थे लोगों के बारे में कि जो शहर चला जाता है, काम धंधा अच्छा लग जाता है, फिर पैसा कमाने लगता है और पैसा अच्छा कमा लेता है। मन में इनका यही ख्वाब था। अपने दोस्त थे, अब जाके मिलते हैं। दोस्त किराए के घर में रहते थे, वो भी अकेले नहीं, उस घर में जहाँ पर 5 आदमी थे। 5 आदमी की भीड़ में एक और अब भीड़ आ चुका था, संजीव कुमार। मतलब उस घर में 6 लोग अब रहने वाले थे रात के टाइम में। वो लोग किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे। ये जो उनका दोस्त था ना, वो अखबार में पढ़ा था। अखबार में अब जो विज्ञापन छपते हैं ना, उसमें अब बताया गया था कि एक ड्राइवर की ज़रूरत है और अच्छी सैलरी देंगे, लेकिन इंटरव्यू करने के बाद में। अब संजीव कुमार को बताया गया कि भाई देखो ये है एड्रेस, अखबार का कटिंग उन्होंने रखा था, कटिंग ही दे दिए कि चले जाओ, अगर बात करना है तो फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं तो कहता हूँ, जो उनका साथी कह रहा था कि आप चले जाओ, उस जगह पर इंटरव्यू दे दो और क्या पता आपका लक काम कर जाए। संजीव कुमार बड़ा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वहाँ पर चले जाते हैं। जाने के बाद में अब देखते हैं, तो बताए हुए थे कि बड़ा छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन वो कोठी देखते हैं तो उनका दिमाग चकरा जाता है। अरे ये तो बहुत बड़ी जगह है भाई। मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि बस छोटे सा लिखा है, अखबार में वैसे ही लिखा हुआ था कि छोटी फैमिली है। अब उनका जो साथी था वो बता दिए भाई छोटा घर है, छोटा ऐसे। यहाँ आने के बाद में चकरा गए थे। इतनी बड़ी कोठी देख करके हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस कोठी में जाएं बात करने के लिए। अब गांव का रहने वाले थे, हिचक रहे थे। तभी कहने की जब इस जगह पर आ गया हूँ तो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। घंटी बजाते हैं और सुबह का टाइम था। तब घंटी की आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजती रही। अब फिर जा कर के दरवाज़ा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी 50-60 के बीच का आता है, कुर्ते पजामे में। गेट खुलता है, पूछता है भाई बात क्या है, किससे मिलना है, काम क्या है। तब वो बताते हैं कि देखिए अखबार में विज्ञापन छपा था, मैं ड्राइवर हूँ और मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। बूढ़ा आदमी उनको देखता है नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक। कहता है ठीक है, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो इंटरव्यू जिसको लेना है ना, अभी तो सो रही हैं, वो जब जगेंगी तब जाके बात बनेगी। या तो ऐसा करो कि आप 2 घंटे के बाद में आ जाओ दोपहर तक, या फिर यहाँ इंतज़ार करना है तो चलो फिर वेटिंग रूम में बैठ जाओ, कुछ पानी वानी भी चाहिए, गर्मी के दिन टाइम था। तब संजीव सोच रहे थे कि भैया अनजान जगह है, मैं कहाँ जाऊँ, इससे बढ़िया इस कोठी में ही रुक जाता हूँ, जब यही इंतज़ार करना है चले जाते हैं। बूढ़ा उनसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। जो जिसको इंटरव्यू लेना था वो तो सो रही थी, मतलब वो औरत थी। अब ऐसा तो अनुमान संजीव कुमार ने लगा लिया था। आखिरकार 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद में बूढ़ा आता है कि चलो आपको मैं मिलवा दूं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। अब फिर ड्राइंग रूम में संजीव को बूढ़ा आदमी लेके जाता है। वहाँ कोई नहीं था। एक सोफे की तरफ इशारा करता है कि आप यहाँ बैठ जाओ, कुछ देर में आ रही हैं, फिर आपसे सवाल जवाब होगा। अब बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। इंतज़ार करते रहते हैं संजीव कुमार जी, इंतज़ार करते रहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट, क्या पता कैसा भाई है, महिला ये कैसी औरत है,
मुझे पसंद करेगी, मुझे ड्राइवरी के जॉब में रखेगी कि नहीं रखेगी, क्या क्या सवाल पूछेगी। घबरा से गए थे, मन में बेचैनी सी हो गई थी। मन तो कर रहा था उनका कि उस टाइम मैं चलूँ यार, इससे बढ़िया तो अपना गाँव ही है। ऐसा उनका मन क्यों हो रहा था वो तो बाद में पता चलेगा। खैर, थोड़ा सा और इंतजार, और उसके बाद में एक महिला आती है, बढ़िया कपड़ा पहने हुए, गले में बहुत सारे सोने के जेवर वगैरह सब कुछ लगाए हुए, देखने में ही अमीर लग रही है। उम्र लगभग 40 के आसपास में, और संजीव थे करीब 25, 26, 27 मान के आप चलो, इतना ही। और उम्र का फासला ज़्यादा था। आती है, संजीव कुमार जी देख करके खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं। तब वो बोलती कि बैठो। आवाज़ बहुत अजीब सी थी, एकदम जैसे कोई सो करके उठता है ना, और उस टाइम में थोड़ी सी आवाज़ भर्राई होती है, ऐसे ही आवाज़ थी उस औरत की। अब भी संजीव कुमार इसमें कोई गौर ज़्यादा नहीं करते हैं। औरत उनसे पूछने लगती है कि कहाँ कहाँ तक तुमने ड्राइवरी किया है, कैसे करते हो, कौन कौन से गाड़ी चलाए हो। संजीव कुमार जी तो एक ही गाड़ी चलाए थे, और उसके बारे में सब कुछ बता दिए कि देखिए मैं तो गांव में अब सेठ के पास में ड्राइवरी करता था, और उसके अलावा तो मैं कहीं गया नहीं। तब पूछती है कि आप इसके अलावा भी कोई काम कर लेते हो घर में। तब कहने लगे कि हाँ, मैं अपने घर में खाना वगैरह, मैं जब मम्मी चाची को कोई परेशानी होती है तो मैं उनका मदद करा देता हूँ, घर का साफ़ सफाई का काम कर लेता हूँ, बस इतना ही होता है। तब वो लड़की कहने लगी, औरत कहने लगी कि ठीक है, देखो अभी तो तुमसे ड्राइवरी हो नहीं पाएगा, जहाँ तक मैं तुम्हें देख रही हूँ, क्योंकि तुम शहर में पहली बार आए हो, तुम ही बता रहे हो ना। संजीव कुमार कहते हैं कि हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ। तब औरत कहने लगी कि कुछ दिन यहाँ तुम्हें गुजारना पड़ेगा, यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, सड़कों की जानकारी रखनी पड़ेगी। तब तक इस घर में तुम रह सकते हो, और हमारे काम में तुम हाथ भी बटा सकते हो, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी तुम मेरे साथ में चलना, ड्राइवरी थोड़ा सा अपना मजबूत कर लेना, रोड का पहचान करना, और हमारे पास तो महंगी गाड़ी है ना। सब कुछ बताती है औरत, तौर तरीके सब कुछ समझा देती है। अब फिर कहती है कि देखो मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकती हूँ। जब पैसा सुनते हैं संजय कुमार ना, तो मन ही मन उछल जाते हैं। अरे ये तो गांव के सेठ से 3 गुना पैसा था। अचंभित हो जाते हैं, आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब औरत कहती है कि कम लग रहा है, देखो 2 महीना तक तो मैं इतना पैसा दूंगी। हाँ, तुम गाड़ी जब ड्राइव करने लगोगे ना, इंडिपेंडेंट काम करने लगोगे, तब मैं तुम्हारा सैलरी और बढ़ा दूंगी। और संजय कुमार को क्या चाहिए था, बड़ा मस्त हो गए। कहने लगे कि जी अब बताइए मुझे कब से काम शुरू करना है। यहाँ पूछते हैं, वो औरत पूछती है यहाँ कहाँ रहते हो। वो अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि जी हमारे फ्रेंड सर्कल यहाँ पर है, वो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, और एक छोटे से रूम में पहले तो 5 थे, हम लेकर के 6 हो गए। औरत कहती है कि आप वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, अब वहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, आप यहाँ पर हो, हमारे पास में कमरे की कमी नहीं है, सब कुछ यहाँ पर फैसिलिटी है, वहाँ से कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी तुम्हारे जो कपड़े हैं ये भी यहाँ पर अब मेरे साथ में घर में नहीं चलने वाले, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े बनवा दूंगी। संजय कुमार जी बड़ा खुश हो गए, चलो भाई मालकिन मिल गई, और वो भी पैसे वाली, और ऊपर से इतना दया भाव दिखा रही थी। अब संजय कुमार को क्या चाहिए था, सैलरी 3 गुना गांव से बढ़ चुकी थी, और 2 महीने के बाद में ना जाने कितनी और बढ़नी थी उनके काम के ऊपर में। संजय कुमार तो बस उनकी लॉटरी लग गई थी। और उसके बाद में उसी घर में उनको कमरा उस मैडम जी ने दे दिया, और बड़ा सा कमरा, सब कुछ। अब उनके लिए कुछ नए नए कपड़े और कुछ पुराने कपड़े थे वो भी उनको दे दिए कि भाई सब कुछ तुम ये इस्तेमाल करो। संजय कुमार जी के पास में अब कुछ ऐसी कमी नहीं थी। अपने गांव में फ़ोन करते हैं, अपने माँ को बताते हैं कि माँ चिंता मत कर, नौकरी वगैरह लग गई। चाची को बताते हैं, मतलब चाचा को, सबको खबर दे देते हैं कि अब चिंता की बात नहीं है, अब जो अगले महीने से हमारी सैलरी मिलेगी ना, तो तुम लोगों को तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और चाचा आप भी अपना आराम से घर में बैठना। जो अपना अब माता पिता को जो आदमी इंसान बोल सकता है वही बात आप चाचा को बताते हैं कि बहुत आपने मेहनत मजदूरी कर ली, अब इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सही में संजय कुमार जी इस घर में आए ना, तो उनको लगा कि मेरी किस्मत अब बदलने वाली है।
अब 3 गुना सैलरी और ऊपर से 2 महीने के बाद में और भी सैलरी बढ़ने वाली थी। जी जान से लग गए थे। अपना ही घर, गांव के लोग ऐसे होते भी हैं। अब जो लोग अपना काम समझ के करते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। संजय कुमार ऐसे ही थे। जब पुराने सेठ के पास में काम करते थे ना, उसकी गाड़ी तो पुरानी थी, लेकिन उसको धो धा करके चमका करके एकदम नया की तरह रखते थे। जैसे लगता था कि बस उन्हीं की गाड़ी है भाई, सेठ के गाड़ी किसी को कोई मतलब नहीं है। वो तो समझते थे कि बस इसको साफ सफाई चमका के रखना है, ये मेरा काम है। अब वैसे ही यहाँ पर साफ सफाई में जो जानते थे वो करते थे। जितने भी कमरे थे सुबह से उठ करके सफाई करना, हर चीज़ का पोछा लगाना, मतलब कायदे से घर को चमका कर रखा था। और उस घर में बस वो बूढ़ा आदमी दिखा था, और उसके बाद में बूढ़ा आदमी कहाँ गया अब ये संजय कुमार जी को पता ही नहीं लगा था। और ना उनकी हिम्मत पड़ी कि उस मेम साहब से पूछें। मेम साहब शाम के टाइम, दिन भर में तो सोती रहती थी, वो तो बाहर निकलती नहीं थी, और रात को गाड़ी लेकर निकलती थी। ड्राइवर बैठ जाते थे संजय कुमार बगल में, और फिर वो रात के अंधेरे में अब अपने कोई दोस्तों के पास में, कोई बड़े कोठी में, कभी होटल में कुछ खाना पीने के लिए चले गए। अब उसका यही काम था। मतलब पैसे वाली थी, पैसा उसके पास में अथाह था, पैसा खर्च कर रही थी। पैसा कहाँ से आ रहा है अब संजय कुमार जी को क्या मालूम। ये वो बेचारे तो अपना बस नौकरी कर रहे थे। अब ऐसा ही सब चल रहा था। संजय कुमार बड़ी तमन्ना थी कि कभी अब मतलब वो नॉन वेज खा लें, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं होते थे। लेकिन वहाँ तो इसकी बड़ा बहुआयत थी। जहाँ जाती थी मैडम, अब ऐसे जो होटल में जाकर पहुँच जाती थी जहाँ पर नॉन वेज चिकन वगैरह सब बनते थे, संजीव कुमार को भी बोलती थी कि तुम भी खाओ। एक परिवार के मेंबर की तरह, एक मेंबर की तरह मान रही थी वो औरत संजीव कुमार को। और संजीव कुमार भी बहुत अब उससे बड़ा इज्जत से देखते थे, निगाह से देखते थे, बढ़िया से, कि भाई हमारी मालकिन है। कई बार उनके मन में आता था कि मालकिन तो है, लेकिन मालिक कहाँ है। इनके परिवार में क्या बाल बच्चे नहीं हैं, उम्र कोई खास नहीं है। मन में तो बहुत सोचते थे कि चलो कभी पूछेंगे जब उचित समय आएगा। थोड़ा डरते थे ना, बड़े लोग की बड़ी बात थी, कहीं मालकिन नाराज ना हो जाए। लेकिन मालकिन एक दिन मूड में थी, किसी घर पे गई थी, वहाँ पार्टी वार्टी चल रही थी, और इसके बाद वो ड्रिंक करके निकली। अब जब ड्रिंक कर लिया था तो गाड़ी तो चला नहीं सकती थी। संजय कुमार जी के अब हवाले गाड़ी आ चुका था। और संजय कुमार जी कोई अनाड़ी ड्राइवर थोड़ी थे। अब एक दिन की परख होती है, चाहे कैसी भी गाड़ी हो, इंसान समझ जाता है कि देसी है, विदेशी है, महंगी है, सब कुछ फंक्शन समझ में लेता है। और इसके बाद गाड़ी संजय कुमार जी संभाल लेते हैं और ड्राइव करते हैं। अब वही जो नशे में हो जाती हैं ज़्यादा, और तब संजय कुमार से कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे गाड़ी चला रहे हो, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम मेरी गाड़ी ख़राब ना कर दो या फिर कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन तुम तो बड़े काबिल ड्राइवर हो। संजय कुमार जी अब खुश हो जाते हैं मन मन, और तब वही सवाल पूछ देते हैं। उनके मन में बड़ा बेचैनी थी कि आखिर इस घर में इस औरत के अलावा मैं किसी और दूसरे मर्द को देखता नहीं हूँ। ना तो कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई परिवार है। वो बूढ़ा आदमी बस एक ही दिन दिखा था, और उसके बाद न जाने कहाँ चला गया। मन में बहुत तरह के सवाल थे, लेकिन सवाल का जवाब मिल नहीं रहा था। आज उचित मौका देखा गाड़ी चलाते हुए, और तब वो संजय कुमार पूछते हैं कि मैडम जी आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना। मैडम जी मूड में थी, कहने लगी नहीं नहीं संजीव, मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्या पूछना है बोलो पूछो। और तब वो पूछने लगते हैं कि मैडम जी साहब कहाँ रहते हैं। इस इतनी बड़ी घर में आप सिर्फ अकेले रहती हैं, आपके बाल बच्चे, कोई और परिवार, घर बिल्कुल सुना सुना सा लगता है। बोल के चुप हो जाते हैं। औरत देखती है संजय कुमार जी को, घूरती है। संजय कुमार जी की हालत खराब हो जाता है, और तब वो खिलखिला के हंस देती है। हंसते हंसते कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं भी ये सवाल पहले ही दिन पूछ लेती, लेकिन तुमने तब बहुत टाइम लगा दिया। चलो जब पूछ ही लिया तो मैं जवाब दे देती हूँ। आप फिर अपने बारे में बताने लगती हैं कि देखो संजीव, हमारा घर एक और है, अब मैं उस घर में जाती नहीं हूँ। जब से मैं शादी करके आई ना, इसके बाद हमारा पति से अलगाव हो गया। ये भी घर उन्हीं का है, उन्हीं का प्रॉपर्टी है, लेकिन आज मेरे हिस्से में है। मुझे बिठे बिठाए धन मिलता है, सब कुछ मिलता है, और वो चाहते भी हैं
कि हम इस जगह पर आ जाए, दोबारा हम उनके घर में चले जाएं। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, मैं एक बार जिस घर से निकल जाती हूँ मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। अपने बारे में बस इतना बताती है। और तब कहते हैं कि मैं जिस दिन आया था मैं एक बूढ़े आदमी को देखा था जो गेट खोला था और आपके पास पहुँचाया था। वो कौन थे? और तब वही बताती है कि वही तो मेरे ससुर जी हैं जो दूसरे घर में रहते हैं। इस घर में मैं किसी काम से उनको बुलाई थी और तब वो रुके थे, नहीं तो इस घर में आते भी नहीं हैं। अपने बारे में वो मोटा मोटा सब चीज़ बता दिया था कि मेरे जो परिवार है पैसे की कमी नहीं है और मैं इस घर में रहती हूँ, अकेले ही रहती हूँ। कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने ससुर को बुला लेती हूँ, बस इतना ही होता है और बाकी तुम देख ही रहे हो। अब संजीव जी पूरी बात समझ चुके थे। लेकिन ये दिन भर सोती क्यों रहती है? आज जब उठती है तो दोपहर के टाइम में भोजन करना और फिर सो जाना, और इसके बाद रात को घूमने फिरने निकल जाना। अब पूरी रात काली होती थी। ऐसे ही संजीव जी के साथ में चलता था, क्योंकि ऐसे भी वो भी अब उसी के साथ में रहते थे, जहाँ जाना आना। अब एक तरह से पूरा गाड़ी का ड्राइविंग तो वही संभाल लिया था। अब एक बार चलाना शुरू किए तो फिर रुकते नहीं हैं। अब रात भर अब कहीं पार्टी में ले जाना, कहीं और ले जाना। लेकिन पार्टी वगैरह में जहाँ जाती थी ना, संजीव कुमार को लेकर नहीं जाती थी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती थी और गाड़ी में उनकी ड्यूटी होती थी कि यहाँ गाड़ी में रहना, देख रेख करना और अंदर आने को कभी नहीं बोलती थी। हाँ, कभी हाईवे पर गुजर रही है, कभी लगा कि हाँ यहाँ पर नॉनवेज बढ़िया मिल रहा है, तो वहाँ पर बोलती थी कि संजीव गाड़ी रोको, जाओ अब इतना सामान तो पैक करा के ला। खुद भी नहीं जाती थी और फिर उसी गाड़ी के अंदर में संजीव कुमार को भी देती थी कि तुम भी खाओ, और वो भी खाती थी। ऐसा संजीव कुमार के साथ में बहुत बार हो चुका था। अब मन ही मन अब सब सोच रहे थे कि मैडम जी तो बहुत अच्छी हैं और पैसे की कमी नहीं है, चलो हम अच्छे घर में पहुंच गए, हमारा लाइफ तो एकदम सेट हो गया। संजीव जी के यही मानना था। लेकिन ज़्यादा दिन तक ऐसा चला नहीं। ज़्यादा दिन तक जो देख रहे थे ना कि हमारा घर यहाँ पर लाइफ बन जाएगा, जीवन सेटल हो जाएगा, वो बात जल्दी ख़त्म होने वाली थी। हाँ, 2 महीना तब तक हो चुका था। 2 महीने के बाद में अपने आप वो सैलरी बढ़ा देती है। मालकिन जो बोली थी ना मैडम, वो अपना काम कर देती है। मतलब 4 गुना गांव से उनकी सैलरी हो चुकी थी। वो मामूली बात नहीं थी। पहने के अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ मिल रहे थे, कोई चीज़ की कमी नहीं था। जो मर्जी खाना बनाना घर में, सब कुछ संजीव के हाथ में था। और उनका क्या था मैडम का, रात भर इधर उधर घूमना, पार्टियों में जाना, कहीं और जाना। बहुत जगह तो ऐसे ऐसे एकांत जगह में पहुंचती थी जहां पर अंधेरा होता था, दूर घर दिखाई देता था, दूर ही गाड़ी लगवा देती थी और कहती संजीव तुम यहीं रहना, मैं अपने आप आ जाऊंगी, तब हम चलेंगे। संजीव इस चीज़ के आदी हो चुके थे। उनको जरा भी नहीं लगा था कि जिस औरत के साथ में रह रहा हूँ आगे चल कर के मेरे साथ में क्या करने वाली है, मेरे जीवन में क्या क्या लिखा है, अभी उनको कुछ मालूम नहीं था। 2 महीने के बाद में वही होता है ना, जो सैलरी बढ़ जाती है और खुश हो जाते हैं मन ही मन कि चलो अब तो मेरा जीवन सेटल हो गया, अब तो मैं ये घर के छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। मालकिन भी अच्छी मिली हुई है। और उस रात एक जगह पर मालकिन लेके जाती है। शहर से बाहर होता है, शहर से बाहर घर होता है। उस जगह पर संजीव कभी गए नहीं थे। बड़ा अजीब इलाका था, जिधर देखो सुनसान, और भी रात का करीब 1-1:30 बजे का टाइम था। मालकिन की यहाँ पर किस लिए आई है शहर से बाहर? इतना दूर तो कभी आती नहीं थी। लेकिन आज बात क्या है, किससे मिलना चाहती है? एक जगह पर गाड़ी रुकवा देती है और कहती है संजीव तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, हाँ आने में वक्त लग सकता है, तुम चाहो तो गाड़ी में आराम से सो सकते हो, जब मैं आऊँगी मैं तुम्हें जगा दूंगी, तुम अब आराम कर लो। हाँ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, नहीं तो हो सकता है कि तुम रास्ता भटक जाओ, कहीं और पहुंच जाओ। देखो इलाका भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, मैं तो जानती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन तुम इस जगह पर बिल्कुल नए हो, तुम एक बार भटक गए ना तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मालकिन उनको अच्छी तरह से समझा बुझा करके संजीव कहती है तुम गाड़ी से बाहर ना ही निकलो तो बढ़िया है, ये जगह ठीक नहीं है। अभी संजीव सुनते हैं ना, मन में थोड़ा सा डर जरूर लग जाता है, भाई ऐसी कौन सी जगह है जो मालकिन के लिए सुरक्षित है और मेरे लिए नहीं है।
वो तो खुद औरत है, वो तो इस जगह पर असुरक्षित होने चाहिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित मान रही है और मुझे कह रही है कि तुम गाड़ी में रहोगे तभी सुरक्षित रहोगे। अब एक तरह से जिज्ञासा मन में जाग जाती है, ये है कौन सी जगह भाई। देखते हैं मालकिन के जाते हुए, मालकिन तो अंधेरे में निकल जाती है, लेकिन अब संजीव गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। ना तो कोई नशा करते थे, ना कोई आदत थी, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। सोने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद भी नहीं लगती। ऐसा कई बार उनके साथ में होता था। एक आदत हो गई थी रात में जागने की और दिन में सोने की, जैसे मालकिन के साथ में चल रहा था। अब वैसे ही संजीव के साथ में अब हो चुका था। बड़े कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन नींद नहीं आती है। अब तब सोचते हैं चलो थोड़ा बाहर घूम लिया जाए, हवा पानी लगेगी तो शायद नींद भी आ जाएगी। बाहर निकल जाते हैं, गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि मालकिन ने मना किया था कि संजीव, ये जगह खतरों से भरी हुई है, यहाँ पर तुम्हें बाहर निकलना नहीं चाहिए। मैं इस जगह की जानती हूँ, मुझे कहाँ कदम रखना है, किस जगह जाना है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन गांव के रहने वाले संजीव कहने लगे, इससे अंधेरी अंधेरी रात में मैं अपने खेतों में घूमता था जब मेरे पापा जिंदा थे, तो मैं भला क्यों डरूं, किससे डरना। और बाहर निकल के अपना इधर उधर घूमने लगते हैं। आखिरकार अंधेरे के अलावा वहाँ तो कुछ नज़र नहीं आता है। हाँ, दूर में कुछ लग रहा था कि उधर जिधर मालकिन गई है उधर कोई गांव जैसा घर है, लेकिन वहाँ भी अंधेरा था, वहाँ भी कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, तभी कुछ उनको दिखाई देता है। ऐसे लग रहा था कि अभी उन्हीं के बगल से कोई जल्दी से गुजर गया। बगल से कोई गुजर जाए तो महसूस तो होता है, और वो भी तेजी से। संजीव जी चौंक करके देखने लगते हैं, और तब उनको लगता है कि कोई है तो सही, आगे गया है, और इतनी जल्दी से कैसे जा सकता है। संजीव जी का मन में जिज्ञासा जाग उठती है। अब मन में सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, देखूं क्या ये कौन था जो मेरे बगल से भी गुजर के गया है, और भी बहुत तेजी से। संजीव जी उसके पीछे लग जाते हैं, और जल्दी ही उसका पीछा करके अब बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। और जब पहुंच देते हैं ना, तब देखते हैं कि कोई था नहीं, ये तो थी है, मतलब एक लड़की है। और लड़की भी यंग, जो पहनावा, चाल चलने का अंदाज, सफ़ेद वस्त्र पहने जो रात में भी एक चमक मार रहा था। खुले हुए बाल थे उसका, और वो बिना देखे हुए पीछे अपना मस्त अंदाज में तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। संजीव ना जाने उनको साथ में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा तो कभी करते नहीं थे, और वो भी लड़की को देख के रुक जाना चाहिए, लेकिन उनके मन में अलग तरह से विचार आ रहा था कि भाई ये लड़की कौन है और कहाँ जा रही है। जरूर जिधर मालकिन गई होगी उधर ही गई होगी, चल के देखते हैं थोड़ा सा और आगे चल करके। मन में ऐसा कोई पाप नहीं था, कोई बुरा विचार नहीं था, उस लड़की के प्रति कोई ऐसा भावना भी नहीं था उनका। बस नींद नहीं आ रही थी और थोड़ा सा घूमना भी चाहते थे। अब उन्होंने सोचा कि लड़की जब जा रही है तो आसपास में और भी घर होगा, और जिधर मालकिन भी तो इधर गई थी, शायद ये मालकिन के पास तो नहीं जा रही। उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा था। वो पीछा कर लेते हैं, आगे आगे लड़की, और थोड़ी देर पर पीछा करते हुए आखिरकार जो घर उनका महसूस हो रहा था अंधेरे में, उसी घर के दरवाजे पर वो लड़की जाके खड़ी हो जाती है। उस रोड पर सबसे बड़ा, उस गली में, या फिर उस आप मोहल्ला कर लो चाहे गांव कह लो, वैसी जगह थी बिल्कुल सुनसान, जहां पर कुछ घर बने हुए थे और सब अंधेरे में डूबे हुए थे। उस अंधेरे घर पर जाकर के दरवाजे पर वो लड़की खड़ी हो जाती है और किसी खास अंदाज में वो दरवाजे को ठकठकाती है 3 बार। आवाज भी सुनते हैं और वो दरवाजा फिर बिना कोई उजाला किए हुए दरवाजा खुल जाता है और आवाज भी आती है दरवाजा खुलने की, और फिर वो लड़की उस घर में चली जाती है। फिर दरवाजा बंद हो जाता है। वहां तक तो संजीव जी देख लेते हैं और इसके बाद अपना गाड़ी में लौट आते हैं। गाड़ी में आने के बाद में अब मालकिन के इंतजार था। टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन मालकिन का भी कोई आता पता नहीं है। मन थोड़ा व्यग्र हो रहा था, बेचैनी, घबराहट फिर ऐसे गाड़ी में बंद होने पर होती थी। फिर गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। अब इसके बाद जब वो देखते हैं तो कोई आता हुआ उधर से दिखाई देता है। वो उनकी मालकिन थी, चाल से बिल्कुल पहचान गए थे। तब वो जल्दी से गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग संभाल लेते हैं। मालकिन आकर के गेट खोलती है, फिर अंदर में बैठ जाती है उनकी बराबर वाली सीट पर।
फिर बोलती चलो भी यहाँ से। मालकिन के मन, ये जो संजीव थे ना, संजीव के मन में अब बहुत सारा सवाल था। मालकिन से पूछना चाहते थे कि मालकिन, आप इस अंधेरे घर में क्या करने आई थी? ऐसे में मैं एक जवान लड़की को जाते हुए देखा जो पीछे से आ रही थी और उसी घर में गई थी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, लेकिन पूछ नहीं पाए थे। ये बात अपने मन में रख लिए थे कि चलो जब उचित मौका आएगा तो मैं कभी न कभी पूछूंगा, अभी इस टाइम नहीं। अब गाड़ी ड्राइविंग पर ध्यान देते हैं और आखिरकार अब सुबह के टाइम अपने घर पर, कोठी पर आ जाते हैं। अब इनको भी नींद आती है, मालकिन तो अपना चली जाती हैं और इनको जो कमरा मिला हुआ था उस कमरे में आकर के अपना आराम करने लगते हैं। बात वहीं पर उस रात की ख़त्म हो जाती है। और फिर तो दिनचर्या वही था। दिन के टाइम में अब जब उनकी नींद खुलती थी तो अपना साफ सफाई काम जैसे घर में करते थे वैसे अपने लग जाते थे। भूख लगती थी तो भोजन बनाते थे। मालकिन के पास जाके दरवाजे पर अब पूछते थे कि मालकिन क्या बनाऊँ आपके लिए। वो ज़्यादातर दिन में खाती भी नहीं थी, वो सोती रहती थी। उसके पास में कुछ खाने का भंडार होगा, ड्राई फ्रूट वगैरह, उसका इस्तेमाल करती होगी ज़्यादातर। अब जो संजीव जानते थे कि इस घर में मैं ही इकलौता हूँ जो मैं रोज़ अपने लिए खाना बनाता हूँ, मालकिन का कोई मतलब नहीं। और कभी कभी मालकिन का मूड होता था तो अब वो बोल देती थी कि हाँ आज ऑमलेट बना लो, कुछ और बना लो, इससे ज़्यादा नहीं। शाम होती है और फिर वही काम, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, अपने सहेलियों के पास जाना। अब जहाँ जहाँ जाना था अब संजीव जी को मालूम था, वो बता देती थी कि हाँ इस मोहल्ले में चलो, इस जगह पर चलो, तो बेधड़क चलते थे। और वो ज़्यादातर अपने आंखें बंद करके रखती थी। अब एक जगह पर वो चली जाती हैं और फिर वैसी अंधेरा जगह था, वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। उस जगह पर भी नए थे, उस जगह पर पहली बार आए थे। अब टाइम काटना था, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि यहाँ गाड़ी से बाहर मत निकलना। मतलब वो निकल भी सकते थे, घूम भी सकते थे और ऐसा ही टाइम अपना पास कर रहे थे। रात के करीब 1 बजा हुआ था और उबासी आ रही थी। लग रहा था कि आज दिन में सही ढंग से सोए नहीं थे संजीव जी, उबासी मार रहे थे। अचानक कोई आता हुआ उनके गाड़ी के पास में दिखाई देता है। जब कपड़ा लत्ता रात वाली लड़की को देखे थे ना, वैसी ड्रेस था, बिल्कुल डिट्टो वैसी कॉपी लग रहा था। और खुले खुले बाल वैसे भी थे। यहाँ जो बिजली का लैंप थे, बिजली का पोल था, वहाँ पर रोशनी भी थी। और रोशनी में पहली बार उस लड़की का चेहरा देखते हैं। इतनी खूबसूरत होती है और जब उनके बगल से गुजरती है ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल पास से। ना तो लड़की संजीव की तरफ में अपनी आंखें घुमा के देखती है और सीधा उसी चाल से चलती हुई और जिस घर में मालकिन गई थी उसी घर के दरवाजे पर जा कर के दरवाज़ा दस्तक देती है, एक खास अंदाज में। जैसे पिछली बार में हुआ था वैसी अंदाज से दरवाज़ा खटखटाती है और फिर दरवाज़ा खुलता है। संजीव जी देखते हैं सब कुछ, वो लड़की अंदर चली जाती है। और उसके बाद में बहुत टाइम के बाद में मालकिन अब उसी घर में से निकलती है और सीधा कार में बैठती है और चल पड़ते हैं। आप संजीव के मन में बड़ा बेचैनी हो गई थी। उस लड़की को देखने के बाद में मन उनका बड़ा अजीब अजीब होने लगा था कि देखो ना कितनी सुंदर लड़की है। और रात में पैदल ही आ रही थी। और ये भी तो थी उस दिन, उस रात में जब मेरे बगल से जल्दी से गुजर गई थी और वहाँ मालकिन के घर में गई थी जहाँ मालकिन गई थी। और आज भी ये जिस घर में मालकिन गई है उसी घर में ये भी गई है। तो कौन हो सकती है? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। काश मेरा इसे मतलब थोड़ा सा प्यार हो, उनका चांसेस हो गया था कि क्या इस लड़की से मैं प्यार कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे मालकिन से पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। वो जानते थे कि मेरी हैसियत क्या है। मैं एक अन्ना सा ड्राइवर हूँ और मेरे ऊंचे ख्वाब हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकते। लेकिन जब प्यार जगता है ना तो ये दुनिया ख़त्म कर देता है। मन में एक जोश, एक उमंग भर जाती है। अब थोड़ा अपना विचार अब उस मैडम जी से पूछना चाहते थे, लेकिन कई बार उनका होठ फड़फड़ाया। मैडम पूछी भी कि बात क्या संजीव, क्या तुम कुछ मुझसे पूछना चाहते हो? संजीव मना कर देते कि नहीं मैडम। डर गए कि कहीं मैडम नाराज ना हो जाए। नौकरी गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन मन ही मन उस लड़की से प्यार करने लगे थे जिसको 2 बार
रात के अंधेरे में देखे थे। वो देखने में खूबसूरत और संजीव को मन को भा गई थी। आखिरकार ऐसा ही चलता रहा। फिर महीना दिन गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद में उस लड़की को दोबारा देखते नहीं है। मैडम तो कई जगह पर जाती थी, घूमती फिरती थी, कई जगह ऐसी जगह पर जाती थी जो पहली बार संजीव जी गए थे, लेकिन वहां पर भी वो लड़की कभी नजर नहीं आती है। अब एक रात को जब अपना कोठी में थे, हम मालिक को, जब मालकिन थी, उनकी आने की इंतजार कर रहे थे कि मालकिन ना जाने कब। अब पूरी तैयारी से थे, लेकिन मालकिन अब तैयार होके आती थी या सीधा आवाज़ देती थी संजीव के कमरे के पास में आके, संजीव चलो मैं रेडी हूँ और आओ। संजीव बिल्कुल तैयार रहते थे। जैसे ही मालकिन का हुक्म मिलता था अपने कमरे से निकलते थे और चाबी उनके पास में होती थी। घर बंद करते थे, मेन गेट बंद करते थे, गाड़ी निकालते थे और फिर दोनों जने बाहर। ऐसे ही चलता था। हाँ, मालकिन एक शब्द फालतू नहीं बोलती थी संजीव कुमार से। मतलब जो भी मतलब का काम होगा, मतलब की बात होगा, वही बात होगा, फालतू बात नहीं। हाँ, कभी नशे में हो तो बात अलग थी, और फिर तो कुछ लुल जुलुल भी बोल देती थी। संजीव अब ये बात को आदी हो चुके थे, लेकिन काफ़ी देर जब इंतजार करते करते थक गए। अरे मालकिन तो अभी तक आई नहीं, 8 बज गया, देखो ना अब 9 बजने वाला है। इस तरह करते 10 बज जाता है। अब उनको भूख भी लगी हुई थी। अब इस डर में खाना भी नहीं खा पाए कि चलो मालकिन कब आकर के तैयार हो के दरवाजे पर दस्तक देने लगे कि चलो संजीव मैं तो रेडी हूँ। जब 10 बज जाता है ना, तब थोड़ा बेचैन हो जाते हैं। कहते हैं आज मालकिन क्यों नहीं उठ रही है, आज तैयार क्यों नहीं हो रही है, हर रात की तरह चलती क्यों नहीं घूमने के लिए। सहेलियाँ इंतजार कर रही होगी इनकी। आखिरकार जब 10 से 10:30 हो जाता है, तब सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, क्या मालकिन की तबीयत ठीक भी है कि नहीं है। अब कभी उनके कमरे में जाते नहीं थे जब तक मालकिन ना कहें, और मालकिन भी कमरे के अंदर नहीं बुलाती थी। जिस कमरे में सोती थी ना, उसके अंदर कभी संजीव कुमार गए नहीं थे। जो भी उनको मिलती थी गेट पर ही, कमरे के अंदर तो बुलाया नहीं था। जो भी बातचीत करना था दरवाजे पर ही। संजीव कुमार बड़ा बेचैन हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि मालकिन के पास जाएं, पूछें कि मालकिन कहीं चलना भी है क्या, मैडम जी चलना है क्या। ऐसा कई बार सोचे, लेकिन हिम्मत उनकी टूट जाती है। आखिरकार 11 बज जाता है। 11 बजने के बाद उनकी उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। लगता है कि मालकिन की आज तबीयत ठीक नहीं है, चलो आज अच्छी बात है, हम भी अपना आराम करेंगे। और अपने कमरे में आ जाते हैं। जो बाहर घूम रहे थे, गलियारे में घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, वो घूमना बंद करके अपने कमरे में आ जाते। दरवाज़ा तो खुला ही रहता था। आप फिर आराम से अपना आंखें बंद कर लेते हैं। भोजन करने का मन कर रहा था, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे थे। क्या पता मालकिन कब आ जाए। थोड़ा सा अब इसे ऐसे ही थे, डरे हुए थे, डरते भी थे मालकिन से। लेकिन जब 12 बज जाता है ना, अब भूख उनको तो लग जाती है। अब वो समझ गए थे कि आज मालकिन तो बिल्कुल नहीं जाएगी। किचन में जाते हैं। अब अपने लिए तो कुछ बना नहीं पाते, लेकिन जो दिन में बनाए थे थोड़ा बहुत था, उसी से अपना काम चलाते हैं, पानी पीते हैं। अब फिर जैसे ही अपने दरवाजे में एंट्री करने के लिए कोशिश करते हैं, सामने की दरवाजा से वही लड़की आती हुई मैडम जी के कमरे के तरफ जा रही थी। जैसे ही उस लड़की को देखते हैं ना, एकदम उनके होश उड़ जाता है। अरे मेन गेट तो बंद था, मेन गेट बंद था और ये मेन दरवाजा भी बंद था, तो ये लड़की आई कहां से। तब तक लड़की मालकिन के दरवाजे पर, मेम साहब के दरवाजे पर जा करके खड़ी हो गई थी और अपने खास अंदाज से वही दस्तक दे रही थी। 3 बार दस्तक देती है। अब फिर सब कुछ देखते हैं। संजीव कुमार वहां खड़े होकर गलियारे में सब कुछ देख रहे हैं। लड़की उनको देख नहीं रही है, लेकिन संजीव कुमार उस लड़की पर निगाहें रखे हुए हैं। ये तो यही लड़की है जिसके पीछे में दीवाना हुआ पड़ा है। ये यहाँ कैसे आ गई, जबकि मेन गेट बंद है, चाबी मेरे पास में है, कोठी का मेन दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर रखा है, तो फिर लड़की आई कहाँ से, ये कैसे हो सकता है। और जब देखते हैं 3 बार दस्तक देने के बाद में दरवाज़ा मालकिन का खुल जाता है और वो लड़की चुपचाप उस कमरे में अंदर चली जाती है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। इतना देखने के बाद संजीव कुमार जी थोड़ा घबरा गए थे। ये मामला क्या है, बात क्या है भाई।
2 जगह तो वो लड़की मिल चुकी थी, वो भी नई नई जगह पर। और ऐसे ही उसने किया था। ना तो कोई आवाज़ करती थी, सीधा दरवाजे पर जाती थी, दस्तक देती थी खास अंदाज में, और फिर वो दरवाज़ा खुलता था और अंदर चली जाती थी। आज तो मालकिन के घर में आ गई है। सबसे कमाल की बात थी कि इसमें ना तो दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ बोला, ना कोई आवाज़ लगाई, ना घंटी बजाई, सीधा कैसे प्रवेश कर सकती है? चाबी तो मेरे पास में है। मन थोड़ा सा भयभीत हो गया था। कौन है ये भाई? ऐसा ही क्यों करती है? अंदर चल क्या रहा है? मालकिन के साथ में ये लड़की क्या कर रही है? कौन लगती है इनके रिश्ते में? मन में बहुत सवाल होता है, लेकिन सवाल का जवाब उनके पास में बिल्कुल नहीं होता। आखिरकार अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं। इसी बारे में सोचते हुए कब उनको नींद लग जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। सुबह जब आँख खुलती है तब उठते हैं, अब फिर दिनचर्या में लग जाती हैं। मालकिन के गैलरी के पास जाते हैं तो मालकिन का दरवाज़ा खुला हुआ था। मालकिन किसी से बात कर रही थी और बात का अंदाज कुछ अलग ही था, गुस्से में लग रही थी। आखिर रात में हुआ क्या है? और ये लड़की क्या अभी भी मालकिन के कमरे में है या फिर चली गई है? अब एक नज़र से देखना भी चाहते थे, लेकिन अंदर आने की उनको परमिशन थी नहीं, और अंदर तो कभी गए भी नहीं थे। लेकिन आज उनका मन कर रहा था कि शायद हो सकता है कि लड़की के पास में मालकिन का दिया हुआ चाबी हो और वो चाबी अपने पास में रखी हो, बाहर वाला गेट खोल लिया हो, और फिर अंदर कोई ना कोई जुगाड़ करके आएगी। मन में कई तरह का उनका चल रहा है हिसाब किताब। एक नज़र उस लड़की को देखना चाहते थे और दरवाजे के आसपास में झाड़ू लगा रहे थे, पोछा लगा रहे थे। अब मालकिन जैसे किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, बहुत गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था। किसी पर भड़की हुई थी, या हो सकता है कि उनके परिवार वाले हो, उनका पति हो या उनका ससुर हो, कोई भी हो सकता था। वो बातचीत कर रही थी लेकिन गुस्से में लग रही थी। गुस्से भरी आवाज़ सुन करके वो डर गए थे कि नहीं, ये उचित समय नहीं है, अभी इस घर के आसपास तो मुझे रहना भी नहीं चाहिए। क्या पता परिवार का गुस्सा मेरे ऊपर में अब जाकर निकल जाए। सब काम करने के बाद किचन में आते हैं, चाय वाय बनाते हैं। अब सोचे कि चलो मालकिन तो कॉफ़ी पीती है, कॉफ़ी बना लेते हैं। अब फिर कॉफ़ी बनाने के बाद में अब अपने हाथों में प्लेट ले करके और दरवाजे पर आ जाते हैं। हिम्मत नहीं कि अंदर चले जाएं वो। आवाज़ लगाते हैं, मालकिन मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाया हूँ। और वहाँ पर अब शांत माहौल था। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, मतलब मालकिन जो थी उनकी नहा रही थी। तभी 2 हाथ गेट पर नजर आते हैं। वो हाथ देख करके एकदम से उछल गए थे संजीव कुमार। वो हाथ तो उसी लड़की के थे, वैसे ही ड्रेस था। चेहरा देख नहीं पाते हैं, पर्दा लगा हुआ था। बस वो ट्रे पकड़ लेती है और इसके बाद पर्दा गिर जाता है। एकदम सन खड़े हो जाते हैं संजीव कुमार। ऐसा लगता है कि उसको देख करके सांप सूंघ गया हो। चेहरा नहीं देखे थे, सिर्फ गोरे गोरे हाथ उसका और वो ड्रेस देखे थे। बस इतने में समझ गए थे कि लड़की तो घर के अंदर ही है। ये तो कॉफी लेके गई। काफी देर तक उनका जैसे सांप सूंघ गया हो, ना तो हिल रहे थे ना डुल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जमीन उनको चिपका दिया हो। आखिरकार कब तक मालकिन बाथरूम से निकलती है और फिर फोन की घंटी बजती है। अब फोन उठाती है, फिर वही उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और फिर वहाँ से अब संजीव कुमार जी सीधा खिसक लेते हैं कि चलो यहाँ मामला ठीक नहीं है, अभी तक मालकिन का मूड सही नहीं है, ना जाने क्या हो जाएगा, चलो भाई अपने कमरे में। अपने कमरे में आकर के उसी लड़की के बारे में ध्यान देने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन भाई। ये 2 जगह पर मैं देख चुका हूँ और तीसरी जगह यहाँ पर, और अभी भी हमारे मालकिन के कमरे में है। जरूर कोई मालकिन का रिश्तेदार है। हाँ, तभी तो मालकिन अपने पास में रखी हुई है। कुछ ना कुछ तो इसका रिश्तेदारी तो है। अब यही सब ध्यान करते हुए अब फिर कहीं आना तो अब था नहीं। अब तो आना जाना जो भी था रात के टाइम में था। सब जानते थे कि दिन के टाइम में तो मैडम कहीं जाती नहीं है, जो भी इनका आना जाना है सब रात में ही है। अपने कमरे में आकर के आराम कर लेते हैं। भूख लगती है तो कुछ खाना बना लेते हैं, लेकिन मालकिन के पास जाने का हिम्मत नहीं करते हैं। अगर उनको लगेगा कि हाँ भूखा हूँ तो मालकिन खुद आवाज़ देगी। जब तक आवाज़ नहीं देगी मैं कमरे में जाऊँगा नहीं, उनके पास दरवाजे पर नहीं जाऊँगा। ऐसा सोच के अपने कमरे में खाना पीना खा करके सो जाते हैं। नींद आ जाती है।
और नींद कब खुलती है? जब शाम का अंधेरा हो जाता है, बाहर बिल्कुल रोशनी जल जाती है, सूरज डूब चुका होता है, और तब एक पतली सी बारीक सी महीन सी आवाज़ सुनाई देती है, बहुत मीठी आवाज़। जैसी आवाज़ को सुनते हैं ना, अपने बिस्तर से उछल कर खड़े हो जाते हैं, और जब देखते हैं दरवाजे पर उसी लड़की को जो प्यार करने लगे थे, वही लड़की उनके सामने खड़ी हुई थी। अब बिल्कुल वैसी कपड़ा जो कई बार मैंने 2-3 बार तो ज़रूर देख चुके थे, कपड़ा उसने कोई चेंज नहीं किया था। अब बिल्कुल उसकी आंखों में अलग सी एक चमक सी, जब आंखें झपकाती थी ना तो एक चमक सी निकलती थी। दरवाजे के अंदर आकर के कब से खड़ी हुई थी, और वही अब जगा रही थी संजीव कुमार को। संजीव, संजीव उठो, उठो। संजीव आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे, ये तो मेरा नाम भी जानती है, ये तो मेरा नाम भी जानती है। और तब कई पल तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। जिसको इतने शिद्दत से चाहते थे, अचानक उनके सामने में आ जाए तो इंसान को अब समझ सकते हैं कि किस पोजीशन में आ सकता है। मुंह बंद हो चुका था, सांस तेज तेज चल रही थी, अजीब निगाहों से उस लड़की को देख रहे थे, और वो लड़की भी अब उनको देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। जैसे होश आता है संजीव जी को, कहते हैं हाँ मैडम, मैडम बुला रही है क्या? हाँ, तब कहते कि नहीं, मैडम तो चली गई है, अब तो 2 दिन के बाद में आएगी। मैं कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, कुछ बाजार से जाकर के कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मैं देख ली किचन में, मेरे कुछ खाने लायक तो इसमें है ही नहीं है। संजीव जी ऐसा सोचे भी नहीं थे कि ये लड़की मेरे सामने में होगी और मालकिन चली जाएगी, वो भी 2 दिन के लिए। पूछते कहाँ गई मालकिन? तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है कोई रिश्तेदारी में गई हुई है, 2 दिन के बाद में लौटेंगी। लेकिन छोड़ो ये सब, मुझे भूख लगी हुई है, बताओ मुझे खाने में क्या खिलाओगे? संजीव जी को तो अब एक तरह से नई जिंदगी मिल गई थी उस लड़की को देख करके, और वो भी घर में अकेले, जहाँ पर मालकिन भी नहीं थी। मन ही मन बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे, इस लड़की को मैं इतनी शिद्दत से चाहता था और मैं इसके लिए देखने के लिए तरसता था, ये तो 2 दिन तक मेरे सामने में रहेंगी, इसी घर में रहेगी, जरूर मालिक का कोई रिश्तेदारी है इससे। हाँ, तभी तो जहाँ मैं देखा हूँ मालकिन के पास ही देखा हूँ, लेकिन इसके पास में कोई गाड़ी नहीं है, ये आती कैसे है, कैसे जाती है? अब ये सब सोचने का उस टाइम वक्त नहीं था। इतना खुश हो चुके थे ना संजीव जी कि अब उनके पैर एक लग रहा था कि हवा में चल रहे हैं। प्यार उनके सामने में था, लेकिन अभी प्यार को बोलने का वक्त नहीं था। आखिरकार वो किचन में आते हैं, उस लड़की आगे आगे, वो पीछे पीछे। किचन में देखते हैं तो वेजिटेबल वगैरह जो भी है, अंडा फंडा सब कुछ रखा हुआ है। कहते हैं तो यहाँ पर, बताइए मैं आपके लिए क्या बना दूँ? हाँ, तब कहते हैं नहीं, मुझे तो मटन चाहिए। कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, पास का मार्केट है और मैं जाके ले आता हूँ। कितना ले आऊँ? लड़की कहती है कम से कम 5 किलो तो लेके आना। संजीव जी हैरानी से मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि आप मालकिन के रिश्तेदार हैं? हाँ, तब वो कहती है हाँ, मालकिन के रिश्तेदार हूँ। तो ये 5 किलो मटन कौन खाएगा? लड़की कहती है कि मैं खाऊंगी, मैं तो इससे भी ज़्यादा खा लेती हूँ, मुझे मटन अच्छा लगता है। आप तो हैरानी से संजीव कुमार जी उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसको लगता है कि लड़की तो मजाक कर रही है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तब कहते हैं कि देखिए मैडम, मैं जा रहा हूँ, आप बता दीजिए कि मुझे लाना कितना है। लड़की कहती मैंने आपको बोल दिया ना कि 5 किलो से कम तुम मत लाना, मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो कभी कभी इससे भी ज़्यादा खा लेती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सुनी हूँ कि तुम खाना भी अच्छा बनाते हो। मैडम जी बता रही थी, तो ये जो खाना बनाना ना, बहुत मेरे हिसाब से बनाना, जैसा मैं बताऊंगी वैसे तुम इसको तैयार करना। अब जाओ, निकलो भी। मुस्कुराते हुए बोल देती है, आप फिर अब तैयार होकर जाने लगते हैं। पैसा तो उनके पास हमेशा रहता था, मालकिन का दिया हुआ। महीने में अपना हिसाब किताब करते थे, कई 15 दिन में कर लेते थे। पैसा तो उनके पास कमी नहीं थी। जैसे थैला वाला लेके जाने लगते हैं, और तभी लड़की पीछे से आवाज़ मारती, सुनो संजीव सुनो। संजीव फिर रुक जाते हैं। अब क्या है जी, और कुछ चाहिए? कहती हाँ, मुझे दारू का 2 बोतल चाहिए, मैं तो बताना ही भूल गई। आप संजीव जी की हालत खराब। अरे भाई, ये दारू भी पीती है लड़की होकर के? हमारे गांव में तो ये ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि गांव देहात के रहने वाले थे
और यहाँ पर ऐसी प्रथा भी नहीं थी। अब उनको लगा कि नहीं, ये मजाक कर रही है। फिर वो पीछे मुड़ कर कहते हैं कि वाकई में आपको दारू चाहिए? तब कहती कि हाँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, 2 बोतल और ये वाला ब्रांड लेके आना। अगर ये ब्रांड ना मिले तो दूसरी दुकान से लाना, लेकिन लाना तो यही ब्रांड। समझ गए ना मेरी बात को? संजीव जी को लगा भाई, जिस लड़की से मैं प्यार करने का सोचा था, ये तो खर्चीली लड़की है, ये तो मेरी सारी सैलरी इसी में उड़ जाएगी। ना बाबा ना, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। मन में ऐसा सोचने लगते हैं, लेकिन अगले पल उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर चल पड़ते हैं बाजार, वही सब तैयारी करते हैं, मटन ले आते हैं और दारू की बोतल लाते हैं। अब दोनों लोग मिल करके जैसे जैसे बता रही है वैसे ही मटन का अब तैयारी करते हैं, बनाते हैं। अब फिर मटन पक भी जाता है और तब उसको ले जा करके खाने वाले टेबल पर संजीव जी रख देते हैं। एक बार भी लड़की नहीं कहती संजीव कि तुम्हें भी चाहिए क्या, एक बार भी नहीं पूछती है। 5 किलो मटन लेकर के, 2 बोतल दारू लेकर के अब पूरी तैयारी से अपना खाने के टेबल पर बैठ जाती है। अंदर से दरवाज़ा भिड़ा देती है, मतलब संजीव से कोई लेना देना ही नहीं है। संजीव तो समझे थे कि अरे 5 किलो मटन आया, कम से कम 100 ग्राम तो मुझे ही मिल जाएगा, मैं तो इसी में काम चला लूँगा। इतना मेहनत करने के बाद मुझे तो कुछ एक हड्डी तक नहीं मिली। मन गुस्सा में था, लेकिन सोचने लगे कि लड़की ये है कौन भाई, ये 5 किलो कैसे कोई। तब सोचने लगे भाई कई लोग ऐसे होते हैं, गांव देहात में भी होते हैं, कि कभी उनकी भूख इतनी लग जाती है और वो देखने में दुबले पतले होते हैं। अब ये भी लड़की देखने में दुबली पतली लग रही है, इसका खुराक ज़्यादा होगा। अब 5 किलो में अब कुछ हड्डी भी होगी, कुछ गुड्डी भी होगी, चलो हमें क्या करना है। आखिरकार मन महसूस कर रह जाती हैं। अपने कमरे में जा कर के अब उनके पास में आराम करने लायक अब क्या बचा था। भूख जो थी मटन का, वो तो ख़त्म ही हो चुका था। वो लड़की लेकर के सब कुछ बैठ चुकी थी। अब गुस्से में था मन, लेकिन लड़की का चेहरा देख करके सब कुछ भूल जाते थे। अपने कमरे में आकर के उदास भाव से सो जाते हैं। और लड़की ने एक बार भी उनको आवाज़ नहीं दिया था कि संजीव तुम एक बार में आ जाओ, ये बर्तन ही उठा लो, कम से कम कुछ नहीं बोली। जब संजीव सो जाते हैं, नींद आ जाती है और कुछ होश नहीं रहता है। आखिरकार जब उनको होश आता है ना, आज जो देखते हैं ना, तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। वो देखते हैं अपने आप को कि जब मैं इस कमरे में सोया था, अपने कमरे में सोया था, उस कमरे में मैं हूँ ही नहीं, एक अलग कमरा था। और वो कमरा जो था ना, उसमें हर एक चीज़, पर्दा, खिड़की, सब कुछ जो पर्दा लगा हुआ था, एक सफ़ेद रंग का, जिधर देखो बिल्कुल सफ़ेद ही सफ़ेद था। मतलब इस कमरे में तो कभी आए भी नहीं थे, ना तो साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि एक कमरा ऐसा था जो हमेशा उसमें ताला बंद रहता था। हाँ, मालकिन से पूछे भी थे कि इसका चाबी है, इस गुच्छे में नहीं है, तो मालकिन ने कहा कि नहीं, ये स्पेशल कमरा है और तुम्हारे साहब का है। जब तुम्हारे साहब कभी कभी यहाँ आने को सोचते हैं, तब ये कमरा मैं साफ सुफ करती हूँ, इसको तुम हाथ मत लगाना, जैसे है वैसे रहने देना। आप समझ गए थे कि ये विशेष वाला कमरा है, ये साहब का कमरा है। इस कमरे में मैं कैसे आया हूँ? अब मैं इनके ये पलंग पर क्यों सोया हुआ हूँ? जैसे ही करवट बदल करके देखते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही उनकी प्रेमिका वैसी कपड़े में सोई हुई है, आधा कपड़ा इधर फैला, आधा उधर फैला हुआ, और बाल खुले हुए हैं, और लेकिन चेहरा दूसरी साइड में। जैसे उस लड़की का लिबास देखते हैं, अरे तो मेरी प्रेमिका है, जिसको मैं प्रेम करता था, ये मुझे यहाँ लेके कैसी आ गई, ये कैसे लेके आ गई? संजीव जी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आज सबसे ज़्यादा खतरनाक बात तब लगी जब वो अपने आप को देखते हैं कि उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, और तब तो और एक तरह से भौचकी रह जाती है। ये मेरे साथ में ऐसा क्या किया, मुझे जगाया तक नहीं। मैं इस लड़की से तो प्यार कर रहा था, मन ही मन। मैंने इसके लिए 5 किलो मटन लेके आया, दारू की बोतल ले आया, अब मुझे पूछी तक नहीं। खैर दारू तो पीते नहीं थे, लेकिन मटन खाने की इच्छा जरूर थी। अब इसी गुस्से में जाकर सो गए थे। और इसके बाद जब आँख खुलती है तो साहब के कमरे में पाते हैं, और वो भी पलंग पर। मेरे शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, और देखो लड़की भी ऐसी ही अब ऐसी सो रही है, चेहरा दीवार के साइड में था। अब मन तो बड़ा बेचैन, घबराहट, ये क्या कर दिया इसने। मालकिन ने अब इस बारे में पता लगेगा कि हम तो साहब के कमरे में थे,
अब तो हमारी नौकरी से निकाल देगी, नौकरी से निकाल देगी। डर जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, घबराए हुए। और तब तक लड़की बिल्कुल जैसे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। चाहे वो दीवार की तरफ में उसका मुंह होता है और चेहरा देख नहीं पाते हैं। अब मुंह कुछ ढका भी रहता है कपड़े से, वो देख भी नहीं पाते। मन ही मन अब फैसला करते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। अब तो मैं होश में हूँ, अब तो मैं जग चुका हूँ। क्या मैं अपने कमरे में चलूँ? ये तो साहब का कमरा है, इसमें तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था। और धीरे धीरे उठने लगते हैं। कपड़ा देखते हैं कहाँ है, तो सब फर्श पर फेंका हुआ है। अब उनको लगा कम से कम कपड़े तो पहन लें और इसके बाद फैसला लेंगे। लेकिन जैसे ही पलंग से सरकने की कोशिश करते हैं, तभी वो लड़की अपना हाथ फैलाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। अब भारी आवाज में कहती है, तुम यहाँ से अभी हिलोगे नहीं, अभी तो रात खत्म भी नहीं हुआ है। वो जो पतली आवाज होती है ना, अचानक भर्राने लगती है, इतनी मोटी आवाज हो जाती है। और जैसे ही पलट करके संजय कुमार जी उस लड़की को देखते हैं, वो तो चीखने लगती है। इतना भयानक चेहरा कभी जिंदगी में देखा नहीं था। जिस खूबसूरत लड़की के ऊपर मर मिटे थे, उसको पाने के लिए ना जाने कैसे कैसे सपने देख रहे थे, और जब उसकी असली शक्ल देखते हैं तो उनकी हृदय कांप जाता है। चीखे मारने लगते हैं, बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और तब उनको समझ में आता है ये लड़की तो कोई दूसरी चीज है, ये तो कोई चुड़ैल है या फिर कोई पिशाचनी है। इतनी बदसूरत तो ऐसी ही हो सकती है। और तभी लड़की का जो आंखें चमकती थी, पलक झपकाती थी, उसकी आंखों में अजीब सा रोशनी नजर आने लगती है। अब भारी आवाज वो लड़की का फिर गूंजने लगती है, अभी रात बाकी है, अभी तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम चाह करके भी यहाँ से नहीं निकल सकते। 2 रात तुम मेरे हवाले हो, और इसके बदले में तुम्हारी मालकिन को मैं बहुत सारा धन देती हूँ। अब 2 रात तक मेरे पास में तुम गिरवी रहोगे, और इसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। लेकिन ये 2 रात मेरे लिए है, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। चाहे तुम कितनी भी तेज आवाज़ लगाओ, जिसको मर्जी पुकारो, मैं ये दरवाज़ा ना खुलेगा और ना मैं तुम्हें जाने दूंगी। जो कुछ करना है, खाना पीना सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, सब कुछ मैं दूंगी, लेकिन इस कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगी। डरे हुए थे भयानक चेहरा देख करके, और वो अब एक तरफ से चिल्लाते हुए माफी मांग रहे हैं कि मुझे छोड़ दीजिए। जब मुड़ के देखते हैं ना, वो तो फिर वही सुंदर रूप में आ जाती है। ऐसा लगता है संजीव कुमार जी को मेरे साथ में चल क्या रहा है। अभी तो मैंने इसका इतना भयानक रूप देखा है और इतनी भर्राई आवाज में बोल रही थी, अचानक इसकी आवाज का टोन कैसे बदल गया, और फिर ये इतनी खूबसूरत पहले जैसे कैसे हो गई। और वो लड़की अभी भी हाथ पकड़े हुई थी संजीव कुमार को, और कह रही थी, तूने मुझे देख लिया है ना, मेरा असली रूप देख लिया है ना, वही मेरा असली रूप है। लेकिन मैं कई रूप रख सकती हूँ, और ये सबसे मेरा प्रिय रूप है। इस रूप को देख करके लड़के तुम जैसे पागल हो जाते, तुम भी जैसे पागल हो गए थे। मैं तुम्हें देख लिया था, तुम्हारे मन को मैं समझ गई थी। मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बहुत आसान शिकार हो, और देखो तुम मेरी जाल में फंसी गए हो। अब 2 दिन तक, 2 रात तक मेरे पास में रहना पड़ेगा, और दरवाजा तभी खुलेगा जब मेरी मन की मुरादें सब पूरी हो जाएगी। संजीव कुमार जी अब समझ गए थे कि इस घर में क्या चल रहा है। 2 दिन के लिए उनकी मालकिन इस चुड़ैल के हवाले कर दिया था, और इसी के बदले में वो धन देती थी। मतलब वो रात में जहाँ गए थे, वहाँ लड़की गई थी, वहाँ भी कुछ खेल चल रहा था, वहाँ भी कुछ ऐसा भी हो रहा था। दूसरी जगह जहाँ लड़की दिखाई दी थी, मतलब वहाँ भी कुछ ऐसा खेल चल रहा था। डर जाते हैं, कहते हैं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो लड़की मानती नहीं है, और फिर कुछ ऐसा कर देती है कि उनको होश नहीं रहता है। दिन के टाइम में वो सोते रहते थे, और रात के टाइम में फिर उसकी महफिल अब जम जाती थी। उसके पास में ना तो दारू की कमी थी और ना खाने की कमी थी। अब कभी भी संजीव कुमार जी दारू के हाथ नहीं लगाए थे, लेकिन लड़की उनको जबरदस्ती दारू को घूंट पिलाती थी, खाना खिलाती थी कि खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, ये होना भी चाहिए। संजीव कुमार जी कई बार अपने होश में रहते थे और कई बार बेहोशी में चले जाते थे। मतलब देखते रहते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मैं हूँ कहाँ, ये लड़की जो मेरे पास में बैठी है, ये मेरे रिश्ते में क्या लगती है। समझने की कोशिश करती। 2 रात 2 दिन
उनको कैसे बीता वो तो वही जानते हैं। आज जब वो होश में रहते थे ना, उस लड़की से माफ़ी मांगते थे कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस घर से चला जाऊंगा, फिर दोबारा नहीं आऊँगा। हाँ, तब वो लड़की कहने लगी कि ऐसा तो गलती भूल के मत करना, जब तक रहो यहाँ आराम से रहना। मेरी जब इच्छा होगी मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। बदले में तुम्हें धन मिल रहा है ना, मालकिन तुम्हारी पैसे दे रही है ना, मैं तुम्हारी मालकिन को बहुत सारा धन देती हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है कहीं जाने की, ये घर तुम्हारे लिए सही है। मतलब बहुत सी बातें समझाती थी, चाहती थी कि इस जगह से संजीव कुमार छोड़ के ना जाए। लेकिन संजीव कुमार जी मन में ठान लिए थे कि नहीं, इस घर में तो अब रह नहीं पाऊंगा। कैसे भी बस 2 दिन निकल जाए और इसके बाद ये लड़की घर से चले जाए, अब मालकिन आ जाए, अब मैं एक एक रुपये का हिसाब करके इस घर से निकलूंगा। अब बता दूंगा मालकिन की कि आपने मेरे साथ में क्या किया है। आखिरकार 2 दिन 2 रात बीतता है। तब वो सोते रहते हैं। आज जब सुबह में जब आँख खुलती है तो अपने आप को उस कमरे में नहीं जहाँ सोते थे अपने कमरे में पाते हैं। आज जब उठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो भयानक सपना देख रहे थे। ये कैसे हो सकता है? जब जाते हैं वहाँ पर गलियारे में भाग करके और उस कमरे को देखते हैं तो उसमें मोटा सा ताला लगा हुआ है जिसका चाबी उनके पास में थी नहीं। ये चल क्या रहा है? मन में अलग अलग विचार आ रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं पागल तो नहीं हो गए, कहीं ज़्यादा नशा तो नहीं कर लिया है। मन बेचैन घबराए हुए इधर उधर भाग रहे हैं। मालकिन का देखते हैं, मालकिन का दरवाज़ा बंद है, उसमें भी ताला लगा हुआ है, मतलब मालकिन थी नहीं। उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं पूरा घर में, लेकिन वो लड़की उनको दिखाई नहीं देती है। सुबह से लेकर दोपहर हो जाता है। आखिरकार शाम को ये गेट पर टैक्सी आकर के रुकती है और टैक्सी में से मालकिन निकलती है। मतलब लंबी दूरी के सफ़र करके आ रही है, या तो रेलवे स्टेशन से या फिर हवाई जहाज़ से। मालकिन के हाथों में सूटकेस है, वाकई में कोई लंबी दूरी का सफ़र करके आ रही है। और जैसे ही गेट का घंटी बजता है और जा करके संजीव कुमार गेट खोल देते हैं। अब मालकिन मुस्कुराते हुए कहती है, संजीव तुम सो रहे थे, अब मुझे लगा कि मैं कई बार तुम्हें आवाज़ भी दिया, तुम गहरी नींद में थे। अब मुझे बहुत अर्जेंट काम से निकलना था तो मेरे पास में चाबी थी, अब मैं उसी से लॉक करके निकल गई थी। कोई तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुआ ना? कोई बात तो नहीं है ना? संजीव कुमार जी बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उस वक्त बोल नहीं पाए। मालकिन अपने कमरे में चली गई और कहने लगे, संजीव बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, ऐसा करो फ्रिज से बोतल लेकर के मेरे कमरे में आ जाना, वहीं पर हम बात करते हैं। पहली बार फ्रिज में से बोतल लेकर के ठंडा पानी और उस कमरे में दरवाजे पर जाकर रुक जाते हैं। उनको लगा कि वो लड़की शायद इसी घर के अंदर में होगी, जरूर होगी। वो तो प्रेतात्मा है, वो तो कोई चुड़ैल है, वो कहीं भी हो सकती है। हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब मालकिन आवाज़ देती है ना, तब संजीव कुमार जी अंदर जाते हैं। पूरा कमरा देख लेते हैं लेकिन कहीं पर लड़की नज़र नहीं आती। अब मालकिन पूछती है कि बात क्या है, किसको ढूंढ रहे हो तुम, क्या देख रहे हो इधर उधर, पर्दे के पीछे क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? संजीव कुमार जी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। आंखों से आंसू, रोते हुए अब पूरी अपनी बात कहने लगते हैं। मालकिन कहती है कि आप खड़े मत हो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। बैठ जाते हैं सोफे से। फिर मालकिन कहती है, शुरू से बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ये तुम बातें बता रहे हो, ये बातें क्या सच है? संजीव कुमार फिर से शुरुआत करते हैं। कहते हैं, मैडम जी जो मैं बातें बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। आप साहब वाले कमरे को कभी खुलवाती नहीं थे, उसके अंदर में क्या है मैं जान नहीं सकता था ना, मैं कभी ज्ञान नहीं था ना। मालकिन कहती है, हाँ ऐसा तो मैंने किया था, तुम तो कभी उस कमरे में गए नहीं हो, अब मैं भी नहीं जाती हूँ, वो तो चाबी मेरे पास में है। क्या मतलब? तब कहते हैं कि मैं उसी कमरे में 2 दिन 2 रात तक था, उसके अंदर में मैं सब कुछ देखा हूँ, एक एक चीज़ को जानता हूँ। चाहे तो मैं आपको हर एक चीज़ बता देता हूँ कि कौन सा स्थान पर क्या चीज़ रखा हुआ है। कमरे के सारे पर्दे सफ़ेद हैं, बिस्तर तक सफ़ेद है, तकिया तक सफ़ेद है, सफ़ेद संगमरमर हर जगह पर लगा हुआ है। बताइए सही बात है ना? मालकिन को जैसे विश्वास नहीं हो रहा था और कहने लगी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि कोई प्रेतात्मा लड़की हमारे घर में आ गई थी मेरी पीठ के पीछे में और तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ खेल किया, तुमसे 5 किलो मटन मंगवाई, दारू की बोतल मंगवाई और फिर तुम्हें कमरे में कैद कर दिया? अरे संजीव तुम्हारा मन का वहम है, ये एक सपना है। सपने में इंसान को ऐसा लगता है कि हम उस जगह पहुंच गए हैं,
कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ जाती है जो वास्तव में लगती है कि ऐसी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे घर में कोई प्रेतात्मा नहीं है, ना हम ऐसी शक्तियों को अपने पास में रखते हैं। और तब संजीव जी कहने लगे कि उस प्रेतात्मा कहना था कि वो आपको धन देती है और वो धन को आप खर्च करती है, वही प्रेतात्मा आपको सब कुछ देती है। अब जो मैडम जी संजीव कुमार पर भड़क गई थी, तो उस लड़की ने तुम्हें सपने में बोल दिया, तुम उसकी बात को मान गए। अरे ये सपना है संजीव तुम्हारा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारा पैसा तो हमारा मालिक देता है, हमारा साहब देता है, हमारा पति देता है, हमारा सास ससुर देते हैं। हम दूसरे के पैसे लेके क्या करूँगी? हमारे पैसे वाला घर है, हमारा ससुर पैसे वाला है, हम प्रेतात्मा से क्यों धन लेंगे? ये तुम्हारे मन का फितूर है, ये फितूर तुम निकाल दो। मालकिन बहुत समझाने की कोशिश करती है कि संजीव ये तुम्हारा बुरा सपना है, ऐसा हमारे घर में कुछ नहीं है, इस घर में कुछ नहीं होता है। और तब संजीव कहते हैं चलो मान लिया इस घर में नहीं, लेकिन मैं 2 बार उस लड़की को जहाँ अपराध में जाती हूँ तब मैं वहाँ पर देखा है। और तब कहते हैं उनकी मालकिन बताती है जरूर तुमने देखा होगा, वो वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं जिस घर में गई थी ना वो तांत्रिक बाबा रहते हैं। हाँ, मैं अपने उपाय के लिए गई थी, मुझे शरीर में कुछ परेशानी है, मेरे जो पति हैं मेरे साथ में नफरत करते हैं, मेरे ससुर नफरत करते हैं, मैं उनकी नफरत को निकालना चाहती हूँ, तंत्र मंत्र करवाता हूँ, मैं इसलिए गई थी। तभी मैं तुम्हें बताया था कि तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, वो जगह कुछ ठीक नहीं है। जानते हो कुछ दूरी पर शमशान घाट था, इसलिए मैं तुम्हें मना किया हूँ। अब मुझे समझ में आ गया, वो लड़की तुम्हें शमशान वाली थी, वो शमशान से भटकी हुई आत्मा थी और तुम उसके पीछे पड़ गए थे। वही आत्मा शायद हमारे घर तक पहुंच गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है संजीव, सब तुम्हारा है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने गाड़ी से बाहर मत निकलना। अब तो मालकिन जिद लेकर के बैठ गई थी कि देखो संजीव, इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। आप तुम्हें अब मान लेना चाहिए था कि इसमें अगर तुम मेरे को दोषी मानते हो तो ठीक नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करा सकती हूँ, मैं उसी बाबा के पास लेके चलूंगी और सब कुछ बताऊंगी। संजीव को लगा कि चलो भाई अब इतना करने वाली है, और लेकिन हिम्मत अंदर से टूटा हुआ था। उनको लग रहा था कि नहीं, इस घर में कुछ न कुछ तो अलग चल रहा है। मालकिन झूठ बोल रही है, कहीं मैं गहरे जाल में और ना फंसता जाऊं। ना बाबा ना, जो मैंने कर लिया उतना काफ़ी है, मैं तो अपना गांव ही निकलूंगा। अब फिर मालकिन कितनी भी कहती है कि संजीव रुक जाओ, अपने परिवार भी देख लो, इतना पैसा तुम्हें गांव में नहीं मिलेगा जो तुम इतना कमा रहे हो। लेकिन संजीव कहते हैं कि नहीं, मुझे तो अपने गांव जाना है। हाँ, मैं 1 महीने गांव में रहूँगा और फिर मेरे परिवार कहेगा तो मैं लौट आऊँगा। अब मालकिन रोक भी नहीं सकती थी, आखिर उनका हिसाब किताब करके अब उनको भेज दिया जाता है। संजीव अपने गांव आ जाते हैं। अपने माँ से तो कुछ नहीं बोलते, ना अपने चाचा से बोलते, ना चाची से बोलते इसके बारे में। लेकिन उनके कुछ दोस्त थे, दोस्त से इस बात का चर्चा करते हैं, और दोस्त जब इनकी बात सुनते हैं ना, वो अलग ढंग से उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देख संजीव, तूने अच्छा किया, हमने ऐसे किस्से कहानी सुना हुआ है। अब मैं एक बाबा के पास जानता हूँ, अगर तू बाबा के पास चल, बाबा तुझे सब कुछ सही बता देंगे। संजीव ना चाहते हुए बाबा जी के पास में लड़के लेके आते हैं, और बाबा जी जब संजीव अपनी कहानी सुनाते हैं ना, तब बाबा जी जो बताते हैं संजीव का जान सूख जाता है। कहते हैं संजीव, तूने अच्छा किया, उस घर से तुम निकल गए ना, समझ लो तुम्हारा जीवन बच गई। नहीं तो वो जो मैडम थी और उनकी वो पालतू, वो भी एक तरह से तुम समझ लो, आम भाषा में तुम पिशाचनी समझ लो, चुड़ैल समझ लो, एक ऐसी प्रेतात्मा लड़की जो उसको जवान लड़के पसंद थे, खून पसंद था, दारू पसंद था, मटन पसंद था, और वो शक्ति बहुत ही मजबूत किस्म की थी, वो कुछ भी कर सकती है। तुम सही कह रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ में घटा था, ये तुम्हारे कोई भयानक सपना नहीं था। वो जो मैडम है ना, यही काम करती है, वो प्रेत आत्माओं के साथ में दोस्ती करके रखती है, और प्रेत आत्माएं उसको धन दौलत अर्जित करती है। अब बदले में तुम जैसे लड़के को शिकार बनाया करती है मैडम जी। उन प्रेत आत्माओं के सामने तुम जैसे लड़कों को अब एक तरह से अर्पित करती रहती है। उनको तुम्हारे पास में छोड़ करके या उनके पास तुम चले जाओगे, अब फिर मैडम जी गायब हो जाती हैं। फिर कभी 1 रात, कभी 2 रात में फिर अपने वापस आ जाती है। और जब कोई पूछता है कि हमारे साथ में क्या हुआ,
तो बहाना बना देती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारे साथ में कोई बुरा सपना हुआ होगा, ऐसा नहीं है, उस घर में ऐसा ही होता होगा। बाबा जी सब खेल संजीव को बता दिए थे। और इसके बाद संजीव तो बड़े खौफ में हो गए थे। बाबा जी कहना था कि कुछ दिन और रुक जाते ना तो शायद तुम इस गांव तक पहुंच भी नहीं पाते, तुम उसी घर में सदा के लिए कैद हो जाते और तुम्हारा परिवार ढूंढता रहता और तुम कभी इस गांव में लौट नहीं सकते थे। तो दोस्तों, ये थी संजीव कुमार की भेजी हुई स्टोरी, आप भी थी। ये कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरी मेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं दोस्तों कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।